कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। रानी एक 12 साल की लड़की थी। उसकी 3 बहनें सीमा, रेखा और निहारिका भी थीं, जो कि उससे छोटी थी। वो चारों एक रेलवे स्टेशन के पास तंबू बनाकर रहती थी। उनकी माँ पहले ही गुजर चुकी थी। उनके पिता भी बीमार ही रहा करते थे। रानी बिटिया, लगता है अब मेरा भी जाने का समय आ गया है। अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हो कि तुम्हें ये बात बता सकूं, पर अब कर भी क्या सकता हूँ। नहीं पापा, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। माँ का साया पहले ही हमारे सर से उठ चुका है। हम नहीं चाहते कि पिता का साया भी हमारे सर से उठ जाए। दीदी, आज के बाद हम तीनों बहनें भी आपके साथ काम पर चलेंगे। हाँ रानी दीदी, सीमा बिल्कुल सही कह रही है। अभी तुम लोग बहुत छोटी हो, जब बड़ी हो जाना तब काम करना। उनके पिता बिस्तर पर लेटे हुए हैं और लगातार खांस रहे हैं। तभी निहारिका पानी लेकर आती है और अपने पिता को पानी पिलाती है। सीमा, रेखा, निहारिका, तुम तीनों पिताजी के पास रुको, मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। रानी तुरंत अपने तंबू से बाहर आ जाती है और उस ठंड में भागकर किसी क्लिनिक में चली जाती है। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, मेरे पापा बहुत बीमार हैं। वो डॉक्टर रानी को ऊपर से नीचे तक देखता है। तुम्हारे पास मेरी फीस देने के लिए और दवाई खरीदने के लिए पैसे हैं? अभी मेरे पास सिर्फ 13 रुपए हैं और ये चॉकलेट है। आप मेरे पिताजी को ठीक कर दीजिए। मैं आपको कुछ ही दिनों में आपका सारा पैसे दे दूंगी। तब तक आप ये 13 रुपए और ये चॉकलेट रख लीजिए। पागल है क्या? मैं कोई बच्चा हूँ जो एक चॉकलेट से मान जाऊंगा? और क्या कहा तूने? कुछ ही दिनों में पैसा दे देगी? भीख मांग कर? मैंने आज तक भीख के पैसे नहीं लिए और ना ही कभी लूंगा। रानी डॉक्टर की ये बात सुनकर रोने लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर किसी तरह वो अपने आंसुओं को छिपाए हुए बोलती है, डॉक्टर साहब, अगर आप नहीं चलेंगे तो मेरे पिताजी मर जाएंगे। वैसे भी डॉक्टर को तो भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। ये सब बड़ी बड़ी बातें मुझसे मत करो। ये सब किताबी बातें करने लगूं तो मैं भी तुम्हारी तरह एक दिन सड़क पर आ जाऊंगा। मुझे भी तुम लोगों की तरह भीख मांगनी पड़ेगी, और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। अब रानी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वो बिना कुछ कहे सीधा अपने घर की तरफ चली आई, और जब अपने घर के पास पहुंची, यानी अपने तंबू के पास, उसके तंबू के बाहर बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। रानी भागकर अपने तंबू के अंदर गई। वहां पर उसकी तीनों बहनें जोर जोर से रो रही थीं, क्योंकि उसके पिता अब मर चुके थे। दीदी देखो ना, पापा नहीं उठ रहे हैं। पापा मर चुके हैं रेखा। देखो ना, पापा की सांस भी नहीं चल रही। जब माँ मरी थी तब उनकी भी सांसें बंद हो गई थी। इसका मतलब हमारे पापा भी मम्मी की तरह हमें छोड़कर इस दुनिया से जा चुके हैं। दीदी, अब हम लोग पापा के बिना क्या करेंगे? रानी अभी इतनी बड़ी नहीं हुई थी कि सब कुछ संभाल पाए। अपनी तीनों बहनों को गले से लगा लिया और जोर जोर से चारों बहनें रोने लगी। अब सबसे बड़ी बहन ने अपने आप को मजबूत किया और अपनी बहनों को भीख मांगकर पालने लगी। एक रोज रानी कहीं पर भीख मांग रही थी। तभी भीख से मांगते वो एक लड़के के पास पहुंच गई। वो करीब 17-18 साल का रहा होगा। रानी उससे भी भीख मांगने लगी। माफ कीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं देने तो साफ साफ मना कर दो। आपको झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि झूठ बोलने से पाप लगता है। मेरी वजह से आपको पाप लग जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। रानी के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वो लड़का चौंक गया। कितनी गहरी बात कर दी आपने। आपने मुझे आप कहा? इतनी इज्जत किसी ने नहीं दी मुझे। ऐसा क्यों? मैं एक भिखारिन हूं ना, इसलिए। तो भिखारियों को इज्जत नहीं दी जाती क्या यहाँ पर? क्यों, आपको नहीं पता? आप यहाँ के नहीं हो क्या? नहीं, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। मैं एक NRI हूँ। मेरे डैड शादी के पहले ही अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे। मुझे इंडिया देखने का बहुत मन था, तो डैडी के साथ चला आया। ओ, तो आपके डैडी कहाँ हैं? डैडी होटल में रुके हैं। मैं अकेले ही घूमने निकल आया था, पर मेरे साथ बहुत गलत हुआ। स्टेशन पर मेरा पर्स और मोबाइल चोरी हो गया। ठंड भी बहुत लग रही है। तो आइए, मैं आपको चाय पिलाती हूँ। नहीं, मैं होटल जाता हूँ। पर आपके पास तो पैसे ही नहीं है। यहाँ कोई आपको फ्री में नहीं ले जाएगा। अरे, होटल पहुंचकर पापा पैसे दे देंगे ऑटो वाले को। कितना अच्छा होता है ना पापा का होना। कुछ कहा आपने? हाँ, मैंने कहा आप ठंड में कांप रहे हैं, एक चाय तो पीनी ही पड़ेगी आपको। ठीक है, कम से कम इंडिया में कोई दोस्त तो बना। एक भिखारी से कोई दोस्ती नहीं करता, इसलिए उस लड़के के मुंह से ये बात सुनकर रानी की आंखें नम हो गई। खैर, रानी उस लड़के को चाय की टपरी के पास ले गई।
चाचा 2 चाय देना। फिर आ गई तू? पैसे दूंगी चाचा, चाय दो जल्दी। चाचा 2 चाय देते हैं। इंडिया की चाय कुछ अलग है। और इंसान भी। एक भिखारी ने अपने पैसों से एक अजनबी को चाय पिलाई। आदित्य बहुत खुश है। और ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ये लीजिए, ये आपके लिए। चॉकलेट? आपको कैसे पता मुझे चॉकलेट पसंद है? आपको सच में चॉकलेट पसंद है? हाँ बहुत। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदित्य है। और आपका? मेरा नाम रानी है। बहुत अच्छा नाम है। आप सच में दिल की रानी हो। तो इस तरह से दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन ये दोस्ती शायद कुछ पल की ही थी। आदित्य ने ऑटो पकड़ा और वहां से चला गया। रानी भीख मांगकर रात में अपने तंबू के बने घर पहुंच गई। उस लड़के आदित्य ने जो चॉकलेट दी थी, रानी ने उसके 4 टुकड़े किए और मिल बांट कर खा लिए। लेकिन रानी ने उस चॉकलेट का रैपर संभाल कर रख लिया। अगले दिन से स्टेशन के पास मेट्रो का काम शुरू हो गया और उन लोगों का तंबू उखाड़ कर फेंक दिया गया। तीनों अब सड़क पर आ गई। दीदी, अब हम कहाँ रहेंगे? मुझे बहुत ठंड लग रही है। ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता तो निकालेगा ही। वो चारों बहनें कपकपाती ठंड में सड़क पर भटक रही थीं। उनका एक दूसरे के अलावा कोई सहारा नहीं था। तभी उन्हें सड़क के किनारे एक पेड़ दिखाई दिया। चलो मेरे साथ। रानी अपनी तीनों बहनों को उस पेड़ के पास ले गई और जो भी उनके पास फटी चादरें थीं, उसे बिछाकर वहीं बैठ गईं। तीनों बहनें उस रात उसी पेड़ के नीचे सो गईं। ठंड बहुत ज्यादा थी, इसलिए निहारिका को बुखार आ गया। रानी को पता चल गया। हे भगवान, हम चारों को भी अपने पास बुला लो। मुझसे अपनी बहनों की यह हालत देखी नहीं जाती। रानी के हाथों में उसी चॉकलेट का रैपर अभी भी है जो आदित्य ने उसे दिया था। खैर, रानी ने अपनी चादर भी अपनी तीनों बहनों के ऊपर डाल दी और खुद बिना चादर के कांपती हुई सो गई। अगली सुबह जब चारों बहनों की आंखें खुली, तब उन्होंने खुद को किसी अच्छे घर में पाया। दीदी, ये हम कहाँ आ गए? लगता है नींद में किसी और के घर में आ गए हम लोग। जल्दी यहाँ से भागो, वरना कोई आ गया तो हमें मार मार कर भगाएगा। हाँ हाँ, जल्दी निकलो। जैसे ही चारों अनाथ बहनें उस घर से बाहर निकली, उन्होंने देखा कि वो लोग तो उसी पेड़ के नीचे हैं जहां वो सोई थी। पर अब उस पेड़ के नीचे बहुत ही अच्छा चॉकलेट वाला घर बना हुआ है। उस घर की छत पर वही चॉकलेट लगी हुई थी जो चॉकलेट आदित्य ने दी थी। अचानक वहां रानी के पापा की आत्मा प्रकट हो गई। पापा? हाँ बेटा, मैंने ये घर जादू से बनाया है। इसके लिए मुझे ब्रह्मा जी से बहुत प्रार्थनाएं करनी पड़ी। मुझसे तुम दोनों का दुख देखा नहीं जा रहा था। रात में जब मैं ये घर बनाने आया तो मैंने तुम्हारे हाथ में चॉकलेट का रैपर देखा। उसी से मैंने ये खूबसूरत झोपड़ी बना दी। अब तुम इस झोपड़ी से कितनी भी चॉकलेट निकालो, कम नहीं पड़ेगी। और वैसे भी तुझे तो चॉकलेट बहुत पसंद है ना। वो घर देखकर रानी को उसी लड़के की याद आ गई। रानी ने अपने घर से चॉकलेट निकाल निकाल कर बेचना शुरू किया और अपनी बहनों को पढ़ाया भी। खुद भी पढ़ाई की रानी ने। धीरे धीरे रानी जवान हो गई और तीनों अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगी। कपकपाती ठंड में पानी से हाथ धोना ही मुश्किल हो गया था। कुछ देर पानी का नल खोलकर रखो तो पानी बर्फ बन जा रहा था। इतने में देर रात को घर की बड़ी बहू शीतल के पेट में दर्द होने लगा। हे भगवान, इस पेट को भी अभी दुखना था। इतनी ठंड में भी बाथरूम जाना होगा। शीतल रजाई से बाहर निकलना नहीं चाहती थी, लेकिन प्रकृति का बुलावा आ जाए तो इंसान को उठना ही पड़ता है। शीतल को भी उठना पड़ा। ठंड से कांपती हुई शीतल बाथरूम तक पहुंच गई, लेकिन उसने देखा कि बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद है। अरे, कौन करमजली अंदर है? कौन है अंदर? अंदर से सपना उत्तर देती है। मैं हूं दीदी। मैं कौन? नाम तो होगा ना। मैं दीदी सपना। बहुत जोर की लगी थी। दिन में कितनी बार लगती है तुमको? जल्दी बाहर निकलो। बाहर कैसे निकलूं? पानी जमकर बर्फ बन गया है। धोऊंगी कैसे? आप बर्फ को पिघलाने में मदद कीजिए ना। क्या यार, अभी ये सब करना पड़ेगा क्या? शीतल चादर ओढ़कर घर के बाहर चली गई। बाहर ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही थी। ठंड से रूह तक कांप रही थी। शीतल हाथ में मशाल लेकर घर के बाहर बाथरूम के पास चली गई। बाहर से पानी का पाइप बाथरूम के अंदर जा रहा था। उसी पाइप के अंदर पानी बर्फ बनकर जमा हो गया था। शीतल मशाल की आग से पाइप को गर्म करने लगी और कुछ ही देर में बाथरूम में पानी आ गया। सपना काम खत्म करके अपने कमरे में चली गई। शीतल और रोक कर नहीं रख पा रही थी। अरे बाप रे, लगता है अब निकल ही जाएगी। जल्दी जल्दी बाथरूम में घुस जाती हूँ, फिर मस्त गर्मा गर्म रजाई के अंदर घुस जाऊंगी। शीतल बाहर से घर के अंदर आई और देखा बाथरूम का दरवाजा फिर से किसी ने बंद कर दिया था। अरे, अब कौन है? कौन है अंदर? मैं सुमन हूँ दीदी, बस 10 मिनट रुक जाइए। पता नहीं शाम को गोलगप्पे क्यों खाया था।
शीतल को फिर से रुकना पड़ा और फिर बर्फ पिघलाने के लिए फिर से बाहर चली गई। ऐसे ही उसकी बाकी देवरानी भी बाथरूम के सामने चली आई। शीतल अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। उसने एक घर के बाहर ही अंधेरे में शौच करके बर्फ से ढक दिया। आहा, अब जाके पेट साफ हुआ। घर में 5 बहुएं हैं। उनके साथ उनकी सास बिमला भी रहती है और इन 6 लोगों के लिए घर में सिर्फ एक ही बाथरूम है। इसीलिए 5 बहुओं को सबसे ज्यादा दिक्कत सर्दी के मौसम में ही होती है। उनके पति काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं और शीतल को घर की बड़ी बहू होने के नाते घर संभालना पड़ता था। और इस साल कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ गई है। बर्फबारी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, इसलिए मुश्किल काफी हद तक बढ़ गई है। अगले दिन सुबह सुबह बिमला नींद से उठ जाती है। 5 बहुएं एक एक करके कमरे से निकलती हैं और बिमला कहती है, क्या बहू, सुबह के 7 बज गए हैं। मैं 2 घंटे से चाय का इंतजार कर रही हूँ। ये सुनते ही शीतल गुस्से से चिल्ला देती है, कैसे उठूं सुबह सुबह? रात को ठीक से नींद ही नहीं हुई। कब से कह रही हूँ एक बाथरूम से काम नहीं चल रहा है, दूसरा बाथरूम बनवा दीजिए, लेकिन आप तो मेरी बात ही नहीं सुनते हो। अच्छा, बाथरूम बनाने का पैसा क्या तेरा बाप देगा? मेरा बाप क्यों देगा पैसे? दहेज में तो दिया था पैसा मेरे बाप ने, उन पैसों से ही बनवा लेती बाथरूम। हाँ दीदी, सही कहा, हम 6 लोग हैं, एक बाथरूम से कैसे चलेगा? हाँ माँ जी, कल रात तो हद ही हो गई, ऊपर से इतनी ठंड। 5 बहुएं मिलकर बिमला से झगड़ने लगी। बिमला भी छोड़ने वालों में से नहीं थी। देखो, एक ही बाथरूम से काम चलाना पड़ेगा, सर्दी हो या गर्मी, मेरे घर में एक ही बाथरूम काफी है। सुबह सुबह झगड़ने के बाद वक्त आया नहाने का। सब लोग 2-3 दिन से नहाए नहीं थे। सबको आज गर्म पानी से नहाना था। रसोई में 5 बहू पहले गर्म पानी के लिए लड़ने लग गई। मैं सबसे बड़ी हूं, मुझे गर्म पानी चाहिए। नहीं, मुझे चाहिए गर्म पानी। तभी बिमला आई और कहा, मैं हूं इस घर की मालकिन, मुझे पहले गर्म पानी चाहिए। ये बोलकर बिमला गर्म पानी लेकर बाथरूम के अंदर चली गई। ऐसे ही हर रोज बाथरूम के लिए झगड़ा चलता रहा। शीतल ने अपने पति को फोन पर सब कुछ बताया। देखिए जी, ठंड बहुत है, इतनी ठंड में बाथरूम के बाहर कांपते हुए हर रोज खड़ा रहना पड़ता है। आप कुछ कीजिए, एक और बाथरूम बना कर दीजिए। एक और बाथरूम? लेकिन माँ ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, वो तो एक बाथरूम से ही खुश है। खुश होंगी क्यों नहीं, हमेशा वही तो पहले घुस जाती हैं और हमें इंतजार करना पड़ता है, ऊपर से उनके ताने। देखो शीतल, मेरी माँ के बारे में उल्टा सीधा मत कहना। माँ अगर नहीं बोलेंगी तो घर में दूसरी बाथरूम नहीं बनेगी। शीतल के पति ने फोन रख दिया। शीतल रोने बैठ गई। ये किस घर में बहू बनकर आ गई हूं मैं, ये कैसी सास है, हे भगवान। शीतल यहां रो ही रही थी कि तभी किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। बिमला ने दरवाजा खोला तो देखा उसकी बेटी रत्ना आई है ससुराल से। अरे रत्ना, आजा बेटी, सब खैरियत? नहीं माँ, ससुराल में तकलीफ हो रही थी, वहां तो और भी ठंड है, बाथरूम में पानी नहीं है, इसीलिए मैं आपके पास चली आई। बहुत अच्छा किया बेटी, अब हम दोनों माँ बेटी एक साथ सर्दी बिताएंगे। हाँ माँ, लेकिन पहले मुझे बाथरूम जाना पड़ेगा। रत्ना बाथरूम में घुस गई। 5 बहुओं के सर पर मुसीबत आ पड़ी। अब क्या होगा? अब तो ननद जी भी आ गई हैं, ये तो बाथरूम से निकलना ही नहीं चाहती हैं। हाँ, वही तो मैं भी सोच रही हूँ। नहीं, इस तरह से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ तो करना ही होगा। शीतल ने दिमाग लगाना शुरू किया। उधर रत्ना बाथरूम से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर किसी को बाथरूम यूज करना था। रत्ना 2 मिनट के लिए बाथरूम से बाहर आती थी और फिर 2 मिनट बाद अंदर घुस जाती थी। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए और फिर बर्फबारी थोड़ी कम हो गई। शीतल सुमन को लेकर बाजार जाने के बहाने घर से बाहर गई और एक दुकान से जुलाब खरीद लिया। जुलाब? जुलाब से क्या होगा दीदी? बस देखती जा, ये जुलाब ही हमें नया बाथरूम बनाकर देगा। वो कैसे? मेरे पास एक प्लान है। घर लौटकर शीतल ने बाकी चारों को समझा दिया और फिर खाना बनाकर शीतल ने उसमें जुलाब मिला दिया। ये लीजिए माँ जी, ननद जी खा लीजिए। भाभी, ये क्या? सिर्फ टिंडे की सब्जी बनाई है, सोचा था मछली मटन बनाकर खिलाओगी। मछली मटन लेकर कौन आएगा ननद जी, आप ला दीजिए, मैं बनाकर देती हूँ। टिंडे ही खा लीजिए ननद जी, कल मटन बना देंगे। कल की तो नौबत ही नहीं आएगी। बिमला और रत्ना ने खाना खा लिया और रजाई ओढ़कर सो गई। लेकिन थोड़ी देर में रत्ना के पेट में दर्द होने लगा। माँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है बेटी। मैं पहले जाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे पहले जाना है, रुक जा। नहीं, मैं जाऊंगी। रत्ना बाथरूम की ओर दौड़ने लगी। बिमला भी पीछे पीछे दौड़ने लगी, लेकिन बाथरूम का दरवाजा बंद था। अंदर शीतल ऐसे ही बैठी थी। कौन है अंदर? कौन है? मैं हूं ननद जी, जल्दी बाहर निकलो, मुझे जाना है।
सारा दिन बाथरूम में आप ही तो थी ननद जी, अभी तो हमें बाथरूम यूज करने दीजिए। अरे बड़ी बहू, जल्दी बाहर निकलो, मुझे भी जाना है। हाँ हाँ निकलती हूँ। कुछ देर बाद शीतल निकली तो माँ बेटी में बहस शुरू हो गई। मैं पहले जाऊंगी। नहीं, मैं पहले जाऊंगी। इतने में सपना बाथरूम में घुस गई। आप दोनों पहले डिसाइड कर लो, तब तक मैं यूज कर लेती हूँ। ऐसे ही बारी बारी से पांचों बहुएं बाथरूम में घुसने लगी और निकलने लगी। बिमला और रत्ना ठंड में बाहर खड़ी रह गई और अंत में दोनों ने बाहर ही शौच कर दिया। हाय हाय, ये क्या हो गया? आपकी वजह से हुआ ये, मैं कल ही ससुराल चली जाऊंगी। अगले दिन रत्ना सच में ससुराल चली गई। बिमला को बहुत बुरा लगा। शीतल ने बिमला से कहा, आज अगर एक की जगह 2 बाथरूम रहते ना तो इसकी नौबत नहीं आती। सही कहा बहू, मेरी बेटी गुस्सा होकर चली गई। 2 नहीं, मुझे इस घर में 5 बाथरूम चाहिए। ये सुनकर शीतल और बाकी बहुओं के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बिमला ने उसी दिन अपने बेटों से बाथरूम बनवाने के लिए कहा और 1 महीने के अंदर 5 बाथरूम बनकर तैयार हो गए। उसके बाद ठंड में किसी को बाथरूम को लेकर परेशानी नहीं हुई। सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।